डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं और उनका एप्लीकेशन क्या होता है, और बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड एथिकल इश्यूज क्या होते हैं। तो ये मेजर टॉपिक्स हैं जिन पे हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो आओ सीखें स्लाइड शो के थ्रू। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में कैसे होता है, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मेडिसिन में कैसे होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं और इनको कैसे बनाया जाता है और इनका यूज़ क्या है, और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एथिकल इश्यूज क्या क्या होते हैं। तो मेनली ये 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। लास्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की आत्मा होती है, जिसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स बनाते हैं, फंगी बनाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं, एनिमल्स बनाते हैं, और इनका बायोटेक्नोलॉजी के यूज के थ्रू लार्ज स्केल पर, इंडस्ट्रियल स्केल पर बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स के प्रोडक्शन में किया जाता है। आओ देखें बायोटेक्नोलॉजी के कुल एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी का यूज थेरेप्टिक्स में होता है, यानी इलाज करने में होता है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज डायग्नोस्टिक्स में होता है, यानी डिजीज को आइडेंटिफाई करने में होता है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने में होता है, जिनका यूज एग्रीकल्चर में होता है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज फूड प्रोसेसिंग में होता है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज बायो रीमेडिएशन में होता है, कहने का मतलब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को क्लीन करने में होता है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज वेस्ट ट्रीटमेंट में होता है, और बायोटेक्नोलॉजी का यूज एनर्जी प्रोडक्शन में भी होता है। तो ये कुछ बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस थे। देखो, बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं। पहला, प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ए माइक्रोब और प्योर एंजाइम। कहने का मतलब किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए, तो बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करवाना है, वो चाहे माइक्रोब हो चाहे प्योर एंजाइम ही हो। सेकेंड एरिया है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस। अगर हम माइक्रोब का यूज कर रहे हैं, प्योर एंजाइम का यूज कर रहे हैं, तो उनको अपने रिएक्शन को करने के लिए बेस्ट कंडीशंस कौन कौन सी हैं। सो क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट, ये दूसरा रिसर्च एरिया है। और लास्ट रिसर्च एरिया है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है उसको शुद्ध रूप में, प्योर फॉर्म में, ह्यूमन यूज के लायक बनाने के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं उन सबको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को आओ डिटेल में पढ़ें। देखो, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए 3 ऑप्शंस सोचे जा सकते हैं। ऑप्शन पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का यूज किया जाता है। लेकिन इनके ड्रॉबैक्स ये हैं कि इनसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज होता है। फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का हमारे पास दूसरा तरीका होता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसमें किसी भी केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्रॉप यील्ड की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन बचता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का हमें यूज करना है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। 1960-70s में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, और ग्रीन रिवॉल्यूशन ने फूड सप्लाई को लगभग 3 गुना तक करने में सफलता पाई। और फूड सप्लाई 3 गुना कैसे हुआ? जाहिर सी बात है, फूड प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ। और फूड प्रोडक्शन में ये इंक्रीज कैसे हुआ? देखो, इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज का यूज किया गया, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की गई, और एग्रो केमिकल्स का, यानी कि फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया। अब इन तीनों में इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज का रोल पार्शियल था। मेन रोल तो भाई बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का था, और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स यानी कि एग्रो केमिकल्स का था। एग्रो केमिकल्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि डेवलपिंग नेशंस में इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, फार्मर्स पुअर होते हैं,
तो उनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। एग्रोकेमिकल्स आर टू एक्सपेंसिव। फर्दर इंक्रीज इन यील्ड with existing varieties are not possible using conventional breeding। यानी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो खूब किए जा चुके हैं और एग्रोकेमिकल्स वगैरह का यूज भी खूब अब किया जा चुका है। अब इन मेथड्स से फर्दर यील्ड में इंक्रीज पॉसिबल नहीं है। तो हमारे सामने क्या ऑप्शन बचता है? तो क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट का एक और तरीका डेवलप किया गया 1950s के आसपास, जिसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। इसमें प्लांट का कोई एक छोटा सा लिविंग टिश्यू ले लिया जाता है और इस टिश्यू को आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर ग्रो करवाया जाता है। प्लांट के इस छोटे से टिश्यू को हम एक्सप्लांट कहते हैं। एक्सप्लांट आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर ग्रो करके एक सेल्स का एमॉर्फस मास बनाता है और इसको हम कैलस कहते हैं। कैलस के टुकड़े करके उनको अलग अलग न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर करते हैं, ग्रो करवाते हैं और हार्मोन्स का यूज करके उनमें रूट और शूट को डेवलप कर लेते हैं। फिर हर एक प्लांट को टेस्ट ट्यूब से निकाल करके सॉइल में लगा देते हैं। प्लांट का एक छोटा सा लिविंग टिश्यू यानी एक्सप्लांट ले करके उनसे कई कई प्लांट बनाने की ये जो टेक्निक होती है, दिस इज कॉल्ड द प्लांट टिश्यू कल्चर। इसमें थोड़े ही समय में ढेर सारे प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। आओ देखें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो देखो, कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में हम प्लांट स्पीशीज की 2 टॉप वैरायटीज लेते हैं और उनके हाइब्रिड्स बनाते हैं। यहाँ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में जो डिजायर्ड प्लांट होते हैं उनकी सेल्स लेते हैं, सेल्स का प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं, यानी सेल्स को विदाउट सेल वॉल का कर देते हैं और उनको फ्यूज करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक पोटैटो की सेल ली गई है और एक टमाटो की सेल ली गई है। पोटैटो और टमाटो की सेल से सेल वॉल हटा करके पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल के ऊपर इनको फ्यूज करवाया जाता है। इससे पहले साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होता है जिसे साइब्रिड बनता है और साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन के बाद जब न्यूक्लियर फ्यूजन भी हो जाता है तो इससे एक हाइब्रिड बन जाता है। यहाँ पर पोटैटो और टमाटो से जो हाइब्रिड बनाया गया उसको पोमैटो कहते हैं। पोमैटो ग्रो तो किया, प्लांट तो बनाया, लेकिन ना तो उसमें पोटैटो बना और ना ही टमाटो बना। प्लांट टिश्यू कल्चर एंड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने का पॉसिबल तरीका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करना हो सकता है। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी एंड एनिमल्स whose genes have been altered are called GMO और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस या एनिमल जिनके जीन में कुछ चेंज किया गया है, अल्टरेशन किया गया है, उनको जीएमओ कहते हैं। देखो, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्रॉप्स में डिजायर्ड कैरेक्टर्स लाए जाते हैं, जैसे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। कहने का मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन ने क्रॉप्स को एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए ज्यादा टॉलरेंट बना दिया। एबायोटिक स्ट्रेसेस क्या होते हैं? जैसे ज्यादा कोल्ड, ड्राट यानी सूखा, सैलिनिटी, हीट, इनसे क्रॉप को रेजिस्टेंट बनाया गया। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। जेनेटिक मॉडिफिकेशन से केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर जो हमारी निर्भरता थी वो कम हो गई। जैसे हमने पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाए, इससे क्या होता है, हमें पेस्टिसाइड्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज इंक्रीज्ड इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स। दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। देखो, प्लांट्स मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, तो जितना मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं वो सबका सब यूज में नहीं ले आते। तो हमने क्या किया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू प्लांट का मिनरल यूजेज यानी मिनरल को यूज करने की इफिशियंसी को बढ़ा दिया। इससे क्या हो गया, प्लांट्स सॉइल से कम मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और उसी में अपना काम चला लेते हैं। इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, सॉइल में मिनरल की शॉर्टेज नहीं होती। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज इनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हमने ऐसी क्रॉप्स बनाई जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ी हुई थी। जैसे कि हमने गोल्डन राइस बनाया
जिसमें विटामिन ए मौजूद था। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टू टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। देखो, टेलर मेड प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ग्रो करवाया जाता है इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके प्लांट्स को टेलर मेड बनाया गया। आओ देखें बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाते हैं। तो देखो, एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस, जो एक टॉक्सिन बनाता है जिसे बीटी टॉक्सिन कहते हैं, और ये बीटी टॉक्सिन्स इंसेक्ट्स को किल कर देता है। तो हम क्या करते हैं, बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस बैक्टीरिया में से बीटी जीन निकाल करके प्लांट के अंदर डाल देते हैं और इससे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन जाता है। इस तरह से हमने बहुत से प्लांट बनाए हैं, जैसे बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टमाटो, पोटैटो, सोयाबीन एक्सेट्रा। बहुत से प्लांट्स को हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया है। आओ एग्जांपल लेते हैं बीटी कॉटन का। बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस बैक्टीरिया प्रोटीन्स बनाते हैं बीटी टॉक्सिन, और ये प्रोटीन्स कुछ इंसेक्ट्स को किल करती हैं, जैसे लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन्स जैसे टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म, कोलियोप्टेरन्स जैसे कि बीटल्स एंड डिप्टेरन्स जैसे कि फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। इन सब को बीटी टॉक्सिन किल कर देता है। अब बीटी टॉक्सिन कैसे काम करता है, आओ देखें। बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस अपने लाइफ की कुछ स्टेज में प्रोटीन के क्रिस्टल्स बनाता है, और ये प्रोटीन क्रिस्टल्स इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स होती हैं, यानी इनएक्टिव टॉक्सिन होता है जिसको सामान्य भाषा में प्रोटॉक्सिन कहा जाता है। ये इनएक्टिव प्रोटीन क्रिस्टल्स जब इंसेक्ट लार्वा के मिड गट के अल्कलाइन पीएच में पहुंचता है तो वहां पे सॉल्युबलाइज हो जाता है और छोटे छोटे प्रोटीन पार्टिकल्स में टूट जाता है, और ये छोटे छोटे प्रोटीन पार्टिकल्स अब एक्टिव टॉक्सिन की तरह काम करते हैं, यानी प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट हो गया टॉक्सिन में जब इंसेक्ट लार्वा के मिड गट के अल्कलाइन पीएच में पहुंचा। अब ये टॉक्सिन मिड गट की इपिथेलियल सेल्स के सरफेस पे बाउंड हो जाता है, मिड गट की वॉल में पोर कर देता है, मिड गट की वॉल में स्वेलिंग होती है, वॉल ब्रेक हो जाती है और उनमें पोर हो जाते हैं, और फाइनली इंसेक्ट लार्वा की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस इंसेक्ट के लार्वा को मार देता है। डियर स्टूडेंट्स, बीटी टॉक्सिन बनाने वाली जीन्स होती हैं, वो जिन प्रोटीन्स को बनाती हैं उनको क्रिस्टल प्रोटीन या CRY प्रोटीन्स कहते हैं, जो टॉक्सिन की तरह काम करती हैं। देखो, बीटी टॉक्सिन बनाने वाली जो जीन है वो कोई सिंगल जीन नहीं है, कई कई जीन्स होती हैं, और उनके जो क्राई CRY प्रोटीन्स होती हैं वो अलग अलग तरह के इंसेक्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। ये कॉटन बॉल वर्म के अगेंस्ट में प्लांट को रेजिस्टेंट बनाते हैं। वहीं क्राई 1AB कॉर्न बोरर के अगेंस्ट में प्लांट को रेजिस्टेंट बनाते हैं। नीचे वाले डायग्राम में ध्यान से देखना, कॉटन बॉल वर्म कैसे कॉटन बॉल को डिस्ट्रॉय करता है। यहाँ पे देखो, ये कॉटन बॉल वर्म है और इसमें इसने इन्फेक्शन है, तो ये कॉटन बॉल वर्म से कॉटन नहीं बनता है, और ये हेल्दी कॉटन बॉल है। तो कॉटन बॉल वर्म इस तरीके से कॉटन की बॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं, और कॉटन बॉल वर्म से प्लांट को रेजिस्टेंट बनाने वाले जीन कौन कौन से हैं, क्राई 1AC और क्राई 2AB। तो हमने सीखा प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंट कैसे बनाते हैं। आओ देखें टोबैको प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट कैसे बना सकते हैं। तो फाइलम नीमाटोडा या एस्केल्मेंथीज ग्रुप का एक मेंबर होता है मिलोइडोगाइन इनकॉग्निशिया, या इसको मिलोइडोगाइन इनकॉग्निटा भी कहते हैं। मिलोइडोगाइन इनकॉग्निटा टोबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट करता है और उनको बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देता है। देखो, यहाँ पे इन्फेक्टेड रूट्स हैं और यहाँ पे हेल्दी रूट्स हैं। तो टोबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट करता है और उनमें बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट करता है। इसकी वजह से टोबैको की जो यील्ड होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसमें बहुत ज्यादा रिडक्शन हो जाता है।
तो टोबैको प्लांट को इस पेस्ट से रेजिस्टेंट बनाया गया है एक टेक्नोलॉजी का यूज करके, जिसको RNAi या आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस, ये जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनमें एक तरह की सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म हुआ करती है। आरएनए इंटरफेरेंस में जो पैरासाइट होता है उसके mRNA का ट्रांसलेशन नहीं होने दिया जाता, यानी उसको साइलेंट कर दिया जाता है। तो mRNA का ट्रांसलेशन नहीं होगा पैरासाइट के, तो पैरासाइट अपनी प्रोटीन नहीं बना पाएगा, और अगर पैरासाइट प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो अपने आप मारा जाएगा। तो पैरासाइट mRNA के ट्रांसलेशन को रोका जाता है। कैसे रोका जाता है? कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए की हेल्प से। और ये कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, और ये कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते कहां से हैं? रिट्रोवायरसेस से आते हैं। जब होस्ट सेल को रिट्रोवायरसेस इन्फेक्ट करते हैं तो वहां से ये कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है ट्रांसपोजोन से, जो जंपिंग जीन्स होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स में मिलती हैं, ट्रांसपोजोन्स दैट रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। तो यूकैरियोटिक सेल्स में कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए इन दो सोर्सेस से मिलता है, या तो रिट्रोवायरसेस के इन्फेक्शन से, या जंपिंग जीन या ट्रांसपोजोन से। और ये कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए पैरासाइट के mRNA के ट्रांसलेशन को रोक देता है, जिसको हम साइलेंसिंग कहते हैं। और यही आरएनए इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट होता है। आओ देखें टोबैको प्लांट को मिलोइडीगाइन इनकॉग्निटा से कैसे रेजिस्टेंट बनाया गया है। तो देखो, इसमें निमेटोड स्पेसिफिक जीन लेते हैं और उस जीन को एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से टोबैको प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। निमेटोड के जीन को, यानी पैरासाइट के जीन को टोबैको के प्लांट सेल में हम इस तरह से इंसर्ट करते हैं कि जीन के दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बोथ सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो जब उन दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो जो आरएनए बनेंगे वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे, और जब कंप्लीमेंट्री आरएनए बनेंगे तो दोनों आरएनए मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाएंगे और डबल स्टैंडर्ड आरएनए यानी डीएस आरएनए बन जाएगा। और जैसे ही डीएस आरएनए बनेगा, टोबैको सेल में आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगा। आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट होने के बाद टोबैको की वो प्लांट सेल नीमाटोड रेजिस्टेंट हो जाएगी, और उस प्लांट सेल को टिश्यू कल्चर करके कंप्लीट टोबैको का प्लांट बना लेंगे हम। और कंप्लीट टोबैको का प्लांट निमेटोड रेजिस्टेंट रहेगा। जब भी निमाटोड इन्फेक्ट करेगा, उसके mRNA को आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंस कर देगा और उसके ट्रांसलेशन को रोक देगा, और पैरासाइट प्लांट सेल में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से टोबैको प्लांट को निमेटोड रेजिस्टेंट यानी पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया गया। तो अब तक हमने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है। आओ अब देखते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, यानी बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन में क्या यूज है। देखो, बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके सेफ और ज्यादा इफेक्टिव ड्रग्स का मास लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव ड्रग्स। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हम ड्रग्स बनाते हैं, जो दवाइयां बनाते हैं, उसमें अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज नहीं होते। कहने का मतलब इन दवाइयों से, इन मेडिसिन से एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। एट प्रेजेंट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज वर्ल्ड ओवर। मतलब अभी तक पूरी दुनिया में लगभग 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स को अप्रूव किया गया है, ऐसी मेडिसिन को अप्रूव किया गया है जिनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। और इन 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स में से 12 का तो इंडिया में ही यूज किया जा रहा है, यानी 12 को इंडिया में ही बेचा जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन या ह्यूमुलिन कहते हैं। नेचुरली इंसुलिन पैंक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बनती हैं, और आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में
बीटा सेल्स सिक्रीट करती हैं। एक मेच्योर इंसुलिन में दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, चेन ए एंड चेन बी। दोनों चेन्स डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहती हैं। लेकिन ये मेच्योर इंसुलिन डायरेक्टली नहीं बनता। इंसुलिन का फॉर्मेशन पहले एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में होता है, जिसको प्रो इंसुलिन कहते हैं। प्रो इंसुलिन में चेन ए और चेन बी, इन दोनों के अलावा एक और चेन होती है जिसको चेन सी कहते हैं। प्रो इंसुलिन का जब मेचुरेशन होता है इंसुलिन में, तो चेन ए और चेन बी के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज बना दिया जाता है और चेन सी को कट करके निकाल दिया जाता है। इस तरह से प्रो इंसुलिन से मेच्योर इंसुलिन बनता है पैंक्रियाज के अंदर। जब इंसुलिन प्रोडक्शन का ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेथड के बारे में पता नहीं था, उस वक्त स्लॉटर्ड एनिमल के पैंक्रियाज से इंसुलिन आइसोलेट किया जाता था। अब वो एनिमल इंसुलिन होता था, जब उसको ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट किया जाता था तो वो दूसरे कुछ इम्यून रेस्पॉन्स जैसे कि एलर्जी वगैरह डेवलप करता था। मतलब एनिमल इंसुलिन ह्यूमन यूज के लायक पूरी तरीके से नहीं था। फिर 1983 में एक अमेरिका की कंपनी इली लिली ने जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया। कैसे बनाया, आओ देखते हैं। इन्होंने इंसुलिन का चेन ए बनाने वाले डीएनए को सिंथेसाइज किया और चेन बी को बनाने वाले डीएनए को सिंथेसाइज किया। चेन ए बनाने वाले डीएनए को प्लाज्मिड के साथ में लाइगेट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और इसको ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया। अब ई कोलाई को लार्ज स्केल पे कल्चर किया गया और चेन ए आइसोलेट किया गया। सेम स्ट्रेटजी बी चेन बनाने वाले डीएनए के साथ में किया गया। इसको प्लाज्मिड के साथ लाइगेट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया और इसको ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर किया गया। ई कोलाई को लार्ज स्केल में कल्चर किया गया और चेन बी आइसोलेट किया गया। अब चेन ए और चेन बी में आर्टिफिशियल तरीके से डाइसल्फाइड ब्रिज फॉर्मेशन को इंड्यूस किया गया, जिससे फंक्शनल इंसुलिन बनके तैयार हो गया, जिसका नाम ह्यूमुलिन रखा गया। इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से आज के समय में लार्ज क्वांटिटी में इंसुलिन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर बनाया जाता है। और इस इंसुलिन की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसका कोई अनवांटेड अननेसेसरी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता। ये उतना ही इफेक्टिव होता है जितना कि ह्यूमन इंसुलिन। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके किस तरीके से इंसुलिन बनाई जाती है। अब हम बायोटेक्नोलॉजी के मेडिसिन में एप्लीकेशन का सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में अगर कोई जीन डिफेक्टेड है तो उसको ठीक किया जाता है करेक्शन ऑफ डिफेक्टेड जीन। जीन थेरेपी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स that allows correction of a gene defect that has been diagnosed in a child or embryo। यानी किसी चाइल्ड या एम्ब्रियो में अगर किसी जीन डिफेक्ट को डायग्नोज किया जाता है तो उसको ठीक करने को ही जीन थेरेपी कहते हैं। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू ए 4-year गर्ल विद एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। यानी पहली बार जीन थेरेपी को अप्लाई किया गया था 1990 में एक 4 साल की बच्ची के ऊपर, और इस बच्ची के अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डिफिशियंसी थी। देखो, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डिफिशियंसी से बी और टी लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के ऊपर असर पड़ता है और इससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और इस बीमारी को सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। अब ये बीमारी होती कैसे है? इट इज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ एडीए जीन, यानी एडीए जीन डिलीट हो जाता है, जिससे एडिनोसिन डीएमिनेज यानी एडीए बॉडी में बनता ही नहीं, इसकी कमी हो जाती है और इससे इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता और वो कमजोर हो जाता है। अब एडीए डिफिशियंसी को ट्रीट कैसे किया जाता है? तो देखो, इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक तरीका होता है और दूसरा तरीका होता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें क्या किया जाता है? फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इन दोनों मेथड्स की कमी यह है
कि ये कंप्लीट क्योरेबल नहीं है। तो जीन थेरेपी अप्लाई किया गया 1990 में। आओ देखें जीन थेरेपी में क्या करते हैं। जीन थेरेपी में पेशेंट के लिम्फोसाइट्स को ब्लड में से पहले आइसोलेट करते हैं, फिर उनको बॉडी से बाहर कल्चर करते हैं, फिर उनमें फंक्शनल एडीए डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल एडीए सी डीएनए। अब यहाँ पर सी डीएनए क्या होता है, ध्यान देना। एडीए डीएनए कैसे बनाते हैं, तो देखो पहले एडीए बनाने वाले एमआरएनए को हम आइसोलेट कर लेते हैं सेल्स में से, और इस आइसोलेट को बेस मान करके डीएनए बना लेते हैं, और इसी को कंप्लीमेंट्री डीएनए या सी डीएनए कहते हैं। अब इस कंप्लीमेंट्री एडीए डीएनए को रिट्रोवायरस वेक्टर की हेल्प से लिम्फोसाइट्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, और अब इन लिम्फोसाइट्स को फिर से पेशेंट के ब्लड में ट्रांसफर कर देते हैं। इन्फ्यूजन इन पेशेंट। इससे क्या होता है, पेशेंट की बॉडी में एडीए तो बनने लगता है, लेकिन इस मेथड की भी लिमिटेशंस हैं। एक्चुअल में लिम्फोसाइट इमोर्टल तो होती नहीं है। कि जिन लिम्फोसाइट्स के अंदर हमने एडीए डीएनए डाला था, वो लिम्फोसाइट्स धीरे धीरे वो समाप्त होती रहती हैं, मरती रहती हैं। तो हमें बार बार लिम्फोसाइट्स को पेशेंट की बॉडी से निकालना पड़ता है, उनमें हेल्दी एडीए जीन डालना पड़ता है, और बार बार फिर उनका इन्फ्यूजन करना पड़ता है। हाँ, अगर एडीए सी डीएनए को इम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ट्रांसफर कर दिया जाए इम्ब्रियो के अंदर, तो ये परमानेंट क्योर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि जीन थेरेपी भी एडीए डिफिशियंसी का परमानेंट क्योर नहीं है, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल। ये मरती रहती हैं। लिम्फोसाइट्स इमोर्टल नहीं होती हैं और ये मरती रहती हैं। तो क्या होता है, द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन, यानी बार बार लिम्फोसाइट्स को पेशेंट की बॉडी से निकाल के उनके अंदर हेल्दी एडीए डीएनए डाल करके उनको फिर से पेशेंट में डालना पड़ता है। तो बार बार इन्फ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो परमानेंट क्योर क्या हो सकता है, फंक्शनल एडीए जीन को अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज की सेल्स में ट्रांसफर कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बॉडी में जितनी भी सेल्स बनेंगी सबके अंदर एडीए जीन चला जाएगा। तो ये परमानेंट क्योर होगा। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन में नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। देखो, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम डिजीज का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, यानी डिजीज के सिम्टम अपीयर होने से बहुत पहले ही हम पता कर सकते हैं कि किसी को ये बीमारी हो सकती है। अब इसे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए का डिटेक्शन किया जाता है, प्रोटीन्स का डिटेक्शन किया जाता है, और ये डीएनए एंड प्रोटीन्स पैरासाइट्स यानी पैथोजेंस के हो सकते हैं या अफेक्टेड सेल्स के हो सकते हैं। डिजीज डिटेक्शन के जो कॉन्वेंशनल मेथड्स हैं, यानी जो पारंपरिक मेथड्स हैं, जिसमें सीरम को टेस्ट किया जाता है, यूरिन को टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, इनसे अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये डिटेक्शन किए ही तब जाते हैं जब सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, यानी डिजीज हो जाती हैं। तो डिजीज की अर्ली डायग्नोसिस के लिए मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे यानी कि एलिसा। आओ पीसीआर को देखते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करके हम बैक्टीरिया या वायरस बहुत ही अल्ट्रा लो कंसंट्रेशन में भी अगर वो बॉडी में हैं तो उनका पता कर सकते हैं। और कैसे करते हैं, जो भी सस्पेक्टेड पैथोजन है उनके डीएनए को एम्प्लीफाई करके पता करते हैं। वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ए बैक्टीरिया और वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाई एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड्स बाई पीसीआर। अब पीसीआर का तो बिल्कुल रूटीनली यूज होता है एचआईवी डिटेक्शन के लिए एड्स पेशेंट में। पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स, and PCR is being used to detect mutations in genes in suspected cancer patients too। यानी ऐसे पेशेंट्स जिनको फ्यूचर में कैंसर हो सकता है, उनमें जीन म्यूटेशन खूब होता है सेल्स में, तो उन जीन म्यूटेशंस को हम आसानी से पता कर सकते हैं पीसीआर का यूज करके। इसके लिए क्या करते हैं, डीएनए या आरएनए के एक छोटे टुकड़े को सिंथेसाइज करते हैं,
इसको हम रेडियो लेवल्ड करते हैं और इस रेडियो लेवल्ड छोटे से डीएनए या आरएनए के टुकड़े को हम प्रोब कहते हैं। अब इन प्रोब्स को जो सस्पेक्टेड सेल्स होती हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए अलाउ करते हैं। तो ये डीएनए या आरएनए के प्रोब जितनी हेल्दी जीन्स हैं वहां पे जाकर के हाइब्रिडाइज कर जाते हैं और रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन अगर कहीं म्यूटेशन हुआ है तो वहां पर ये प्रोब जाके बाइंड नहीं करते हैं और वहां से रेडियो एक्टिविटी हमें नहीं मिलती है और हमें पता चल जाता है कि इस डीएनए में जहां पे प्रोब ने बाइंड नहीं किया है पक्का म्यूटेशन हुआ है। तो इस तरह से रेडियो लेवल्ड प्रोब का यूज करके डीएनए के अंदर म्यूटेशंस का पता किया जाता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ये टेक्निक एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस के बेस पर हुआ करती है। पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट पैथोजेंस। यानी किसी पेशेंट के ब्लड सैंपल में कोई पैथोजन है कि नहीं है वो एंटीजन डिटेक्शन के थ्रू पता करते हैं। अच्छा, एक चीज और, एंटीजेंस बने किसके होते हैं? ये प्रोटीन्स के होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स के होते हैं या कुछ दूसरे सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो ये पैथोजन की सरफेस पर होते हैं। तो या तो एंटीजेंस के डिटेक्शन के थ्रू पैथोजन का पता करते हैं या पैथोजन एंटर कर गया है उनके अगेंस्ट में बॉडी में एंटीबॉडीज बनी हैं तो इन एंटीबॉडीज की प्रेजेंस का पता करके हम ये पता करते हैं कि कौन सा पैथोजन बॉडी के अंदर हो सकता है। तो ये कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स हैं जिनसे डिजीज का अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन के बाद अगला टॉपिक आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू possess and express an extra gene are known as transgenic animals। यानी कि ऐसे एनिमल्स जिसमें कोई फॉरेन जीन प्रेजेंट हो और वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहा हो, तो ऐसे एनिमल को ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। तो हमने बहुत से ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाया है, जैसे ट्रांसजेनिक रेट्स, ट्रांसजेनिक रैबिट्स, ट्रांसजेनिक पिग्स, शीप, काउज, फिशेज। ये अलग बात है कि आज के समय में जितने ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उसमें 95% माइस है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइस छोटा होता है, इसको हैंडल करना आसान होता है और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स इजी होते हैं। आओ देखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट की स्टडी में होता है, डिजीज की स्टडी में होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर होती है और ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग भी होती है। आओ एक एक को डिटेल में पढ़ें। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट की स्टडी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाया जाता है। स्पेसिफिक ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डिजाइन किया जा सकता है जीन्स की स्टडी के लिए। द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, यानी जीन्स किस तरीके से रेगुलेट की जाती हैं इनकी स्टडी के लिए, एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट, और जीन्स हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन और डेवलपमेंट के ऊपर किस तरह से असर डालते हैं इनकी स्टडी के लिए। जैसे कि मान लो हमें ऐसे फैक्टर्स की स्टडी करनी है जो ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो इसके लिए हम एनिमल के अंदर ऐसी जीन डाल देते हैं जो इस ग्रोथ फैक्टर के फॉर्मेशन को अल्टर करे, मतलब उसको रोके। तो जब एनिमल में वो ग्रोथ फैक्टर नहीं बनेगा तो उससे क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी स्टडी हम आसानी से कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डिजीज की स्टडी के लिए बनाया जाता है, जैसे हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, यानी किसी डिजीज के डेवलपमेंट में जीन्स कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं इनकी स्टडी की जा सकती है। और आज के समय में बहुत से ट्रांसजेनिक मॉडल्स बनाए गए हैं। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीजेज सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स। तो इन डिजीज के डेवलपमेंट की स्टडी और इनके ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाया जाता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स,
देखो, बहुत सी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं और इनको बनाना बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को इजीली बनाया जा सकता है। जैसे एक ह्यूमन प्रोटीन होती है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, और इसका यूज एम्फाइसीमा के इलाज में होता है। तो इस प्रोटीन को ट्रांसजेनिक एनिमल के थ्रू बनाया जाता है। ऐसी ही अप्रोच, यही स्ट्रेटजी अप्लाई की गई है फेनिल कीटोन्यूरिया के ट्रीटमेंट में, सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट में। एक गाय रोजी बनाई गई जो एक ट्रांसजेनिक काऊ थी, और इसके मिल्क में ह्यूमन प्रोटीन की क्वांटिटी खूब ज्यादा थी। यानी इसने ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क बनाया जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी 2.4 ग्राम्स पर लीटर थी। और मजे की बात है, इसके मिल्क में ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन भी मौजूद था। कहने का मतलब ट्रांसजेनिक काऊ का मिल्क न्यूट्रिशनली ज्यादा बैलेंस था ह्यूमंस के लिए, अगर हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल काऊ से। तो ऐसे बहुत से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करके बनाए जाते हैं। देखो, जो वैक्सीन्स बनाई जाती हैं वो ह्यूमन यूज के लिए सेफ हैं कि नहीं है, इनके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जा सकते हैं। जैसे कि ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। यानी पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए ट्रांसजेनिक माइस बनाया गया है। अगर इस तरह के एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते हैं तो वैक्सीन सेफ्टी के लिए हम मंकी का यूज करना बंद कर देंगे और इस तरह के ट्रांसजेनिक माइस को बनाएंगे। If successful and found to be reliable, they could replace the use of monkeys to treat the safety of bats of the vaccines. केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग या टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड that carry genes which make them more sensitive to the toxic substances than non-transgenic animals. केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं जिसमें स्पेशल जीन्स होती हैं, और वो जीन्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स को उस पर्टिकुलर टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए ज्यादा सेंसिटिव बना देती हैं। इससे क्या होता है, जब एनिमल को उस टॉक्सिक सब्सटेंस के सामने एक्सपोज किया जाता है तो जो उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी हमें मिल जाते हैं, बड़ी आसानी से उनकी स्टडी हो जाती है। दे आर देन एक्सपोज्ड टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड इफेक्ट्स स्टडीड। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के यूज से टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत कम समय में आ जाते हैं। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल्स विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट्स इन लेस टाइम। कम समय में रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के हमने टोटल 5 एप्लीकेशंस पढ़े। इन द स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिजीज, टू ऑब्टेन द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग एंड इन केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। लेट्स डिस्कस अबाउट द एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू द जीन मॉडिफिकेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको नेचर ने बनाया है। अब उसके डीएनए में मैनिपुलेशन हम करते हैं, तो देखो मोरल तौर पे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, अगर मोरलिटी को हम साइड में भी रख दें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मॉडिफिकेशन से अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आने के चांसेस होते हैं, जो ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए ही बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का गठन किया है, जो ये डिसाइड करेगी कि कोई जीएम रिसर्च होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो पब्लिक सर्विस के लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो सेफ है कि नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट हैड सेट अप ऑर्गेनाइजेशंस सच एज GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी which will make decisions regarding the validity of GM research and safety of introducing genetically modified organisms for public services। genetically modified organisms के पब्लिक यूज से रिलेटेड जो पेटेंट्स होते हैं उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अकेले इंडिया में राइस की लगभग 2 लाख वैरायटीज हैं और 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज बासमती की हैं। लेकिन 1997 में अमेरिका की एक कंपनी ने बासमती राइस पे पेटेंट ले लिया, जबकि उस बासमती को उन्होंने
इंडियन बासमती को अमेरिका की किसी राइस की ड्वार्फ वैरायटीज के साथ में हाइब्रिड बना करके पेश किया था। तो एक रॉन्ग पेटेंट था जो उनको मिल गया। ऐसे ही हल्दी यानी टर्मरिक और नीम की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, इसके ऊपर भी उन लोगों ने पेटेंट ले लिया। तो मोरेलिटी, पेटेंट प्रॉब्लम्स, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स, ये कुछ एथिकल इश्यूज हैं जिनके रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है। आओ बायोपायरेसी पे भी डिस्कस कर लेते हैं। किसी दूसरी कंट्री की या किसी सोसाइटी की बायो रिसोर्सेज को इलीगल तौर पे यूज करना बायोपायरेसी कहलाता है। बायोपायरेसी इज टर्म यूज्ड टू रेफर टू यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment। और इसके लिए इंडियन पार्लियामेंट ने रूल भी बनाए हैं। द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल दैट टेक्स such issues into consideration including patent terms, emergency provisions and research and development initiatives। और इंडियन पेटेंट बिल में बायो पायरेसी को रोकने के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन।